बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 कब जागेगा इंसान। तो आइए, ये एक नाटक का पाठ है, इस नाटक को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि जल और धरती दोनों ही अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, परंतु अंत में अनुभव करते हैं कि उन्हें प्रदूषित करने वाला तो इंसान ही है। धरती कहती है इंसान यह भी नहीं समझता कि धरती के उजड़ने पर और जल प्रदूषित होने पर उसका परिणाम अंततः उसे ही भोगना पड़ेगा। तो क्या है, इस तरह से जल और धरती आपस में क्या है, एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ समझती हैं, लेकिन कहती हैं कि भाई हमें दूषित करने वाला तो इंसान ही है। तो आइए इस नाटक को पढ़ते हैं, किस तरह से वो आपस में बातें करती हैं। जल कहता है मैं तरल तरल, मैं सरल सरल, मैं निर्मल जल में चपल चपल, चंचल उज्जवल, मैं धवल धवल। तो अब धरती क्या कहती है, अरे मित्र जल, तुम इतना क्यों इतरा रहे हो? क्या तुम यह भूल गए कि बिना किसी पात्र के तुम रह भी नहीं सकते? इसीलिए इतनी प्रशंसा करना बंद करो और अभिमान करना छोड़ दो। तो जल अपनी प्रशंसा कर रहा है और यहाँ धरती अपनी प्रशंसा कर रही है कि भाई मेरे बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये जल कैसे रहेगा। जल कहता है पात्र की बात तुमने खूब कही, यह ठीक है कि मेरी बहने वाली प्रकृति है, इसीलिए द्रव अवस्था में मुझे रखने के लिए कोई ना कोई पात्र तो चाहिए ही। किंतु कभी सोचा है मेरे स्वभाव के बारे में, हर हाल में ढल जाता हूँ, जैसा भी पात्र हो वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता हूँ। और यही अभिमान की बात, मैं अभिमान की कर भी कहाँ सकता हूँ, मैं तो हर आकार को अपना लेता हूँ, यहाँ तक कि मैं भूमि में भी फैल जाता हूँ। मेरा जैसा लचीला स्वभाव कहाँ मिलेगा? इसके अलावा तुम मेरी अन्य दो अवस्थाओं के बारे में कैसे भूल गई? जैसे ठोस अवस्था में मेरा बर्फ रूप सबका जाना पहचाना है, वैसे ही गैस अवस्था में मेरा वाष्प रूप भी सभी जानते हैं। तो जल के दोनों रूप जानते हैं आप, ठोस अवस्था का भी, अगर उसको ठोस कर दो तो बर्फ बन जाता है और उसको गर्म करो तो वाष्प बनकर उड़ने लग जाता है। तो जल कहता है कि मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं है, मैं तो किसी के साथ कैसे भी किसी भी रूप में ढल जाता हूं। अब धरती क्या कहती है, हाँ मैं यह स्वीकार करती हूँ कि तुम्हें पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में विद्यमान होने का गौरव प्राप्त है, किंतु उस समय वह गौरव कहाँ चला जाता है जब समुद्र के रूप में मेरी चट्टानों से टकरा टकरा कर आर्तनाद करते हो, और जब मैं तुम्हारे सांत्वना देने के लिए अपना आंचल फैलाती हूँ तो तुम भाटा के रूप में मानो टाटा कहकर मुझे ही तजकर चले जाते हो। तब तुम्हारा हर हाल में ढल जाने वाला स्वरूप कहाँ खो जाता है। अब धरती कहती है कि जब तुम चट्टानों से टकरा टकरा कर इस तरह से अपना विशाल रूप फैलाते हो, तब तुम्हारा ये जो वो है ढलने वाला स्वरूप है वो कहाँ चला जाता है, तब तुम कहाँ खो जाते हो। अब जल कहता है वह तो मेरी नियति है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच परस्पर आकर्षण के कारण तथा चंद्रमा के लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहने के कारण समुद्र में ज्वार यानी पानी का एक और बढ़ जाना, भाटा यानी पानी का घट जाना तो होंगे ही। यानी कभी समुद्र का एक और बढ़ जाना, घट जाना, ये सब होते ही होंगे, होते ही हैं, क्योंकि जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच परस्पर आकर्षण होता है तो ये ज्वार भाटा आते हैं। लेकिन क्या तुमने एक बात पर गौर किया, मैं विभिन्न प्रकार की गतियों की पहचान कराता हूँ, ज्वार भाटा के रूप में दोलन गति का आभास देता हूँ तो मैं झरने के रूप में तीव्र गति का एहसास कराता हूँ, नदी के रूप में मैं धीमी गति का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, तो कुएं, तालाबों, झीलों में मैं स्थिर और शांत हूँ। मेरी जैसी विविधताएं तुम में कहाँ? अब फिर से यहाँ पर उन्होंने तुलना कर दी, किसने? जल ने। अब धरती क्या कहती है, देखिए, तुम्हारे विभिन्न प्रकारों द्वारा तुम्हारी स्वभावगत विशेषताएं जरूर स्पष्ट होती हैं। ज्वार भाटा वाला दुलमुल स्वभाव, झरने वाला उग्र स्वभाव और नदी वाला शांत स्वभाव। मैं तुम्हारी तरह डिंगे तो नहीं मारती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि मेरा स्वभाव हमेशा धीर गंभीर रहा है और यही मेरी गरिमा का परिचायक है। लोग तो सहनशीलता की उपमा से ही मुझसे देते हैं। जहां तक समुद्र, नदी, झरने, तालाब, झील, कुएं आदि में निहित तुम्हारे विविध रूपों की बात है, तो मैं भी विविध रूपों में चारों ओर विद्यमान हूँ। मेरा पर्वताकार रूप सबसे निराला है। ऊंची ऊंची गगनचुंबी चोटियां, वहां मैं तुम्हारी ठोस अवस्था यानी बर्फ को आश्रय देती हूँ। पहाड़ों के विपरीत है गहरी खाइयां और पहाड़ों से नीचे घाटियों, खाइयों के माध्यम से मैदानी इलाकों में लाती हूँ। यह मैदानी भाग सीधा और सपाट जरूर लगता है, किंतु आदि मानव ने मेरे इसी भाग में आकर सभ्य होने की दिशा में कदम बढ़ाया था। अब धरती अपनी विशेषता को बताती है कि मेरे पास भी पर्वत है, मैदान है,
ठीक है, और बढ़ा रहे हैं जहां पर मैं पर्वतों पर, पहाड़ों पर मैं तुम्हारे ठोस रूप को ग्रहण करती हूँ, मैदानों पर फैलाती हूँ, और आदि मानव भी सबसे पहले यहीं आकर रहे थे। तो दोनों अपनी अपनी विशेषताओं को प्रकट करते हैं। अब जल क्या कहता है, सभ्यता की कहानी में तुम मुझसे कैसे भूल गई? क्या तुम्हें याद नहीं कि जब आदि मानव जंगलों से बाहर की दुनिया में आया तो उसने वहीं पर जाकर अपना डेरा डाला जहां जल उपलब्ध था। इसलिए मानव के विकास के प्रक्रम का सबसे बड़ा भागीदार तो मैं हूं। यह ठीक है कि मेरी ठोस अवस्था की बर्फ को तुमने पहाड़ों में पनाह दी, किंतु वहां से पिघलकर झरने के रूप में और नदी के रूप में मैं ही आया हूं। अब जल अपने बारे में बताता है। धरती हंसकर कहती है, यदि पहाड़ के बाद खाइयां, घाटियां और नीचे मैदानी भूभाग न होता तो पानी नीचे कैसे आ पाता? अब धरती कहती है कि जब खाइयां, घाटियां, मैदानी भूभाग नहीं होता तो ये पानी बहकर आता कहाँ? अब जल क्या कहता है, वह तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे आया। भाई उसने जल ने क्या किया, ये साइंस का रूप बता दिया कि साइंस, ये तो एक साइंस का भाग है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जल का जब बहाव ऐसे आगे की तरफ आएगा तो वो तो आएगा ही। ठीक है, अब धरती क्या कहती है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही तो तुम्हें नीचे लाई। पृथ्वी यानी मैं धरती, जिसे तुम वसुंधरा, धरा, भूमि कई नामों से पहचानते हो। तो जल कहता है, पर मैंने ही तो तुम्हें हरा भरा बनाया, पूरा जल चक्र ही मुझ पर आधारित है। पानी का भाप बनकर ऊपर उठना, बादलों से जल कणिकाओं के रूप में जगह जगह बरसना, और फिर चारों ओर हरियाली को पनपा कर हरियाली की चुनर तुम्हें उड़ा देना, यह मेरे अलावा और कौन कर सकता है? अब धरती कहती है, अरे मित्र, मैंने क्या कभी तुम्हारी श्रेष्ठता पर संदेह किया, पर तुम कभी कभी इतने कंजूस क्यों हो जाते हो? मेरा ही एक मैदानी भूभाग है, रेगिस्तान, वहां तुम आसानी अपनी एक एक बूंद के लिए सबको तरसा देते हो। अपनी हरित चुनरी के अभाव में मैं वस्त्रहीनता सी तड़प उठती हूँ, और फिर हवा के बवंडर से बालू को ही उड़ाकर उसकी धूल से अपने आप को ढकने की नाकाम कोशिश करती हूँ। तो अब धरती कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी उस पर श्रेष्ठता पर संदेह नहीं कर रही हूँ, बट मेरे एक मैदानी भूभाग रेगिस्तान पर तुमने ऐसा क्यों कर रखा है कि वहां पर तुम्हारी एक बूंद के लिए भी हम तरस जाते हैं? वहां भी तुम आंसू बनकर मानव की कोमल भावनाओं का प्रतीक बन जाते हो, और मैं उष्णता के उत्ताप से पीड़ित खून के आंसू पीने को मजबूर हो जाती हूँ। किंतु फिर भी मैं धीरज के साथ उस रेगिस्तान के अनुरूप वनस्पति उगाती हूँ, उसी के अनुरूप जीव जंतुओं की आश्रय दात्री के रूप में अपना रेतीला रूप संवारती हूँ। इतना ही नहीं, कहीं रत्नों की खान बनकर हीरा, सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं देती हूँ, तो कहीं यूरेनियम, तांबा, लोहा, जस्ता, एल्यूमिनियम जैसी उपयोगी धातुओं को देकर मानव का उपकार करती हूँ। मेरी तीनों प्रकार की चट्टानों, आग्नेय, परतदार और रूपांतकारी सभी में धातु, खनिज, लवण प्रचुरता से विद्यमान है। अब धरती कहती है कि भाई मेरे से ही लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी जैसी ये अमूल्य धातु जो है ये मनुष्य को मिल पाती हैं। अब जल हंसकर कहता है, कह चुकी अपनी कहानी, तुम्हारी तीनों प्रकार की चट्टानें तो मेरे अंदर ही निहित हैं। जब नदियों का जल पर्वतों से नीचे आकर समुद्र तक पहुंचने का मार्ग तय करता है, तब अपने आप चट्टानों के छोटे छोटे कणों को भी लेकर आता है। ये कण जल के साथ समुद्र में गिरते हैं और तलछट के रूप में परत दर परत समुद्र में एकत्रित होते हैं। कालांतर में परतदार चट्टान का जन्म होता है। इन्हीं परतों के बीच वनस्पति या जीव जंतु के दबे रह जाने से हीरा, कोयला और यहाँ तक कि काला सोना यानी तेल मेरे भीतर ही बनता है। जल कहता है कि ये सब चीजें मेरे बिना संभव नहीं है। अगर मैं नहीं होता तो ये तुम्हारी ये वो है परत जो है ये अपना मार्ग तय ही नहीं कर पाती। कालांतर में परतदार चट्टान का जन्म होता ही नहीं, परतों के बीच वनस्पति या जीव जंतु के दबे रह जाने से हीरा, कोयला और यहाँ तक कि काला सोना यानी तेल मेरे भीतर ही बनता है। और तुम उस मोती को क्यों भूल जाती हो जो मेरे समुद्र में ही पाया जाता है? इतना ही नहीं, 100 बातों की एक बात यह भी है कि इस पूरी पृथ्वी में जल की भागीदारी 75% की है, जबकि तुम्हारी मात्र 25% की। अब वो परसेंटेज में बताने लग जाता है जल कि पूरे पृथ्वी पर जल की भागीदारी कितनी है, 75%, और तुम्हारी कितनी है, 25%। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? तो आइए देखते हैं अब धरती क्या कहती है। मित्र, मैं तुमसे बराबरी कहाँ कर रही हूँ, किंतु मैं फिर भी यह याद जरूर दिलाना चाहूंगी कि उस 75% पानी में कितना प्रतिशत पानी है जो पीने योग्य है। तो आप ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 75% पानी है, लेकिन उसमें से पीने योग्य पानी कितना है? जो पीने योग्य है 1% से भी कम ही
कम ही न, यानी 1% से भी कम पानी इतना है जो पीने योग्य है। हमारी पृथ्वी पर पानी बहुत है, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है। इतनी विशाल मात्रा के खारे जल पर इतना गुमान क्यों? जीव जंतु की प्यास बुझाने वाला जीवनदायी जल तो बहुत सीमित है। उस सीमित जल के बल पर क्यों ताल ठोक रहे हो? माना कि समुद्र के पानी से भाप बनकर वर्षा के रूप में बरस कर तुम्हारा ही जल मेरी गोद हरी भरी करता है, जिसमें न जाने कितने प्रकार के वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी मेरी गोद में खेलते हैं। मेरी ही क्यों, तुम्हारी गोद में भी तो जल में रहने वाले जीव जंतु, वनस्पति हैं। पर आज तो अम्ल की वर्षा हो रही है, प्रदूषित जल की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बारे में भी कभी सोचा है क्या कि भाई तुम्हारी जल की मात्रा को निरंतर, जल जो है निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है, क्या उसके बारे में तुमने कभी सोचा है? अब जल क्या कहता है, तुम ठीक कह रही हो धरती, इस और तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आज मेरा जल प्रदूषित हो रहा है, यह सोचकर मैं क्रोध से भर उठता हूँ। तभी तो मैं कभी बाढ़ बनकर अपनी चपेट से सबको लेकर तबाही मचा देता हूँ, अथवा कभी सुनामी जैसे तूफानों के आवेश द्वारा सबको निगल लेता हूँ। तो जब क्या है, जल कह रहा है कि मुझे इसीलिए क्रोध आ जाता है और इसीलिए मैं बाढ़ और सुनामी जैसे तूफानों का आगमन होता है, क्योंकि मेरा जल निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है। अब धरती कहती है क्रोध तो मुझे भी आता है एक और, जहां मैं अपने भीतर के लावा को शांत कर आग्नेय चट्टानों का रूप देती हूँ, वहीं कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में फट पड़ती हूँ और अपना गर्म लावा अपने ही ऊपर उड़ेल देती हूँ। इतना ही नहीं, जब मेरे साथ ज्यादा छेड़छाड़ होती है तो मैं गुस्से से कांपने लगती हूँ और भूकंप के रूप में धरती को हिला देती हूँ। अब जल कहता है पर क्या इस तरह हम स्वयं को ही नुकसान तो नहीं पहुंचाते? अपने ही किए नुकसान का दोष किस पर लगाएं? धरती कहती है दोषी हम नहीं, दोषी है इंसान, जो कभी मेरी बखिया उधेड़ता है तो कभी अपने अवशेष तुम पर उड़ेलता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, खनिजों की लगातार खुदाई ने जहां मेरे आंचल में करोड़ों पैबंद लगा दिए हैं, वहीं तुम्हारा पूरा का पूरा रूप मलिन कर डाला है। वातावरण प्रदूषित कर अम्ल वर्षा के कारण को जन्म दे दिया है। वह तो यह भी नहीं सोचता कि इस सब का परिणाम अंततः उसे ही भोगना पड़ेगा। तो अब जल क्या कहता है, तुम ठीक कहती हो धरती, पर वह इंसान अंधा गूंगा और बहरा होकर क्यों बैठ गया है? कब जागेगा इंसान? तो इस तरह से जल और धरती आपस में बहस करते हैं, कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन अंत में क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम दोनों को दूषित करने वाला इंसान दोषी है, जो हम दोनों को प्रदूषित कर रहा है। तो बच्चों, जल और धरती दोनों को प्रदूषित ना करने का कारण क्या है? प्रदूषित ना नहीं करना चाहिए, तो जितना हो सके आप इन दोनों पर गंदगी ना फैलाएं। तो यहाँ पर इस पाठ में आपको यही सीख मिलती है कि धरती और जल दोनों हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं। इन पर जितना हो सके आप गंदगी ना फैलाएं। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा।